देखिए सबसे पहली घटना तो है ना, लोग इतना ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। नरोदा के पाटिया के अंदर है ना, एक बस्ती को बहुत ज्यादा लोग घेर लेते। और उस बस्ती के अंदर जो मुस्लिम लोग थे उनके सभी घरों को बाहर से घेर लिया जाता है, ताकि घर के बाहर कोई ना निकली। और अगर कोई निकलता भी है, क्योंकि वैसे भी लोग है ना डर के घर के अंदर चुप कर बैठे थे, और अगर कोई बाहर निकलता भी है ना, तो पूरी उनका वो मर जाते बाहर आने पर। ये बात कन्फर्म थी। लेकिन है ना, घर से कोई बाहर नहीं आता, तो फिर वो जो लोग है ना, वो भीड़ क्या करती है, वो डायरेक्टली घरों के अंदर आग लगाना शुरू कर देती है। इतने आग लगाई जाती है, लोग इतने लोग मरते हैं, लगभग 97, लगभग 100 के करीब लोग वहां पर उस बस्ती के अंदर कुछ जलकर मरे, और कुछ को मार दिया गया। मतलब लगभग 97 लोग वहां पर मर गए नरोदा के पाटिया के अंदर। फिर वो भीड़ है ना, वहां से थोड़े आगे नरोदा के है ना गांव के अंदर पहुंच जाती है। लगभग वहां से 2 से 3 किलोमीटर का अंतर था, वहां पर पहुंच जाती है। लगभग वहां पर 11 लोगों को और मुस्लिम लोगों को वहां पर मार दिया जाता है। तो फिर उसके अलावा महसाना के विसनगर के अंदर भी है ना, दीपदा दरवाजा करके एक जगह है। उस दीपदा दरवाजा के पास है ना, और 11 मुस्लिम लोगों को और एक भीड़ ऐसी आके मार के निकल जाती है। लेकिन इसके अलावा ब्रिटेन से 3 नागरिक भारत के अंदर आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और वो वहां पर है ना, वो गुजर रहे थे। तो फिर भीड़ देखती है कि उस गाड़ी के अंदर कौन है। तो फिर जैसी चेकिंग की जाती है, तब पता चलता है कि उस गाड़ी के अंदर जो लोग थे वो मुस्लिम थे। तो फिर है ना, जैसे सबको पता उन लोगों को पता चलता है उन गाड़ी के अंदर के 3 लोगों की ये भीड़ हमें मारने वाली। तो फिर उस गाड़ी के अंदर के वो जो 3 लोग है, वो कूद कर बाहर निकल कर भागना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो भीड़ उन लोगों के पीछे निकल जाती है भागने, पकड़ने के लिए। तो फिर उसमें से 2 लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें मार भी दिया जाता है। लेकिन एक जो था वो बच जाता है, जिनका के नाम था इमरान दाऊद। वो जो थे वो बच गए। उनको पुलिस ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि वो जहां जिस तरफ भागे थे ना, वहां पर पुलिस आगे खड़ी थी ये दंगे रोकने के लिए। तो फिर वहां पर वो उन पुलिस की मदद से बच जाते हैं। तो फिर उस दिन की जो सबसे भयानक घटना थी ना, वो गुलबर्ग के अंदर थी। गुलबर्ग के अंदर है ना, चमनपुरा सोसाइटी के अंदर लगभग वहां पर 19 बंगले और 10 अपार्टमेंट को बहुत हजारों लोगों की भीड़ घेर लेती है। मतलब जो हिंदू लोग थे काफी ज्यादा आक्रोश में थे, वो लोग है ना घेर लेते हैं। तो फिर उसे जैसे वो घेर लेते हैं ना उस बंगलों को और अपार्टमेंट को, तो फिर वहां के जो अंदर के लोग हैं ना, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग वहां पर है ना पुलिस को फोन लगाते हैं, वहां के जो प्रशासन थे वहां उन्हें फोन लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लगभग है ना 2-4 घंटे तक ये पूरी प्रोसेस चलती है। जैसे जैसे शाम होने को आती है, तब और ज्यादा वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। और जैसे रात होती है, तो फिर ये भीड़ जो है ना उन घरों के ऊपर टूट पड़ती है। लगभग उस घर के अंदर इतने लोगों को मारा जाता है। लगभग उस घर के अंदर एक उनमें से एक घर था जो कि पूर्व कांग्रेस के पूर्व सांसद का घर था, जिसके अंदर है ना यहसान झाकरी नाम के एक पूर्व सांसद रहते थे, उन्हें तक मारा जाता है। और टोटल लगभग वहां पर है ना 69 लोगों को और मारा जाता है। लगभग 70 के करीब लोग वहां पर मर चुके थे। फिर और दूसरे दिन है ना, गुजरात के अंदर जो पाटन नाम का जिला है, उस जिले के अंदर सदरपुरा के अंदर एक घटना होती है। सदरपुरा गांव के अंदर, सदरपुरा गांव की जो घटना थी, ये काफी ये भी बहुत ज्यादा बड़ी घटनाओं में से एक घटना थी। वहां पर है ना 3 बस्तियां थी मुस्लिम लोगों की। तो फिर वहां पर है ना 3 मुस्लिम जो बस्तियां थी, वहां पर उन्हें पता चल जाता है वहां के मुस्लिम लोगों की, देखिए आपको उन्हें मारने के लिए है ना हिंदू लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर, लोग इकट्ठा होकर उन्हें मारने के लिए आ रहे। तो फिर ये जो बस्तियों के लोग थे ना, उस बस्तियों के अंदर के जो मजदूर लोग थे, वो क्या करते हैं, वो वहां से ना घर छोड़ के भाग निकलते हैं, और वो एक सुरक्षित जगह पर है ना जाके छुप जाते हैं। उस जगह के अंदर है लगभग 33 लोग है ना, वो चुप जाते हैं। तो फिर इसका पता किसी को नहीं था, लेकिन अचानक है ना सबको पता चल जाता है कि उस भीड़ को जो मारने के लिए आ रही थी उन्हें। तो फिर उन भीड़ को पता चल जाता है कि ये जो लोग है ना, वो 33 लोग इस जगह के अंदर छुपे हैं। तो फिर वहां पर है ना वो भीड़ पहुंच जाती है उन्हें मारने के लिए। तो फिर उस घर के अंदर से ना कोई भी बाहर निकल नहीं रहा था, जो मुस्लिम वहां पर चुप कर बैठे थे 33 लोग। तो फिर उन घर को है ना वो चारों तरफ से घेर लेते और क्या करते, जो बिजली की तार होती है ना, तो फिर ये जो भीड़ है वो बिजली की तार, उन बिजली की तार को कट करके है ना डायरेक्टली उस घर के अंदर छोड़ देते हैं। तो फिर डायरेक्टली उस घर के अंदर बिजली की तार छोड़ने के बाद है ना, इतना हाई लेवल का करंट वोल्टेज उन घर के अंदर के लोगों को लगता है। लगभग उस 33 में से है ना 29 लोग वहीं पर मर के ढेर हो जाते हैं, वहीं पर खत्म हो जाते हैं वो लोग। फिर और दूसरे दिन है ना, एक दूसरी जगह ओड नाम करके एक गांव है, उस गांव के अंदर लगभग 27 और लोगों को मारा जाता है। ये ऐसी भीड़ आके मार के निकल जाती है। फिर उसी गांव के अंदर और एक दूसरी जगह पर है ना 4 और लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, मुस्लिम लोगों को। तो फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगभग 2-4 दिनों के अंदर हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, इन घटनाओं के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग मरे, जितने भी हिंदू लोग मरे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस मुस्लिम लोग मरे, यहाँ पर सैकड़ों हिंदू लोग भी मरे इस दंगे के अंदर, और सैकड़ों मुस्लिम लोग भी मरे। लेकिन ये सब कुछ हुआ बस एक इंसान की वजह से, और उस इंसान ने की हुई एक गलती से, एक घटना की वजह से सब कुछ हुआ। उस इंसान का नाम है मौलवी सैयद उमर जी। इसने लगभग
गोधरा के अंदर जो रेलवे आने वाली थी साबरमती, उसके लिए पूरा एक मास्टर प्लान बना लिया था और हजारों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा कर ली थी। जब वो रेलवे आएगी तब उसे वो आग लगाने वाले थे। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा के अंदर सुबह 7:45 पर साबरमती एक्सप्रेस पहुंच जाती है। वो ट्रेन अयोध्या से वापस आ रही थी और उस ट्रेन के अंदर ज्यादातर जो यात्री प्रवासी थे ना, वो लगभग राम भक्त और कार सेवक थे। वो सभी राम भक्त और कार सेवक अयोध्या से वापस आ रहे थे और वो सभी कार सेवक इसलिए अयोध्या गए थे क्योंकि अयोध्या के अंदर श्री राम जी के लिए है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया था। तो फिर उस यज्ञ के अंदर शामिल होने के लिए और रामलला का दर्शन करने के लिए वो सभी राम भक्त और कार सेवक वहां पर गए थे। और ये यज्ञ रखने वाला जो विश्व हिंदू परिषद ने ये यज्ञ वहां पर रखा था और ये सभी उस यज्ञ को शामिल होकर कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। और ये ट्रेन लगभग है ना गुजरात के गोधरा के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन है ना, जैसे गुजरात की गोधरा के अंदर ये ट्रेन पहुंच जाती है, ये ट्रेन ऑलरेडी 4 घंटे लेट चल रही थी। उस ट्रेन को लगभग रात के 3 बजे पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट होने के कारण 7:45 पर पहुंच गई। और जैसे इस ट्रेन का है ना पूरा जो रुकने का टाइम होता है वो टाइम खत्म हो जाता है, तो फिर उस ट्रेन का जो पायलट है उस ट्रेन को चलाने के लिए उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और उस ट्रेन को आगे लेने के लिए ना ट्रेन को चालू करता है। तो फिर वो देखता है ट्रेन को चालू करते समय उस ट्रेन के अंदर एक सिग्नल आता है उसे इमरजेंसी चेन खींचने का। तो फिर उस पायलट को लगता है कि शायद ऐसे ही किसी ने है ना उस चेन को खींच लिया होगा, क्योंकि वो ट्रेन तो ऑलरेडी वहीं पर खड़ी थी। तो फिर ऐसे कोई तो किसी ने खींचा होगा ऐसा लगता है। लेकिन जैसे वो ट्रेन को चालू करके आगे लेने की कोशिश करता है ना, तो फिर बार बार उस है ना इमरजेंसी चेन खींचने का सिग्नल उसे आता है, मतलब कोई ना कोई इसे इमरजेंसी चेन को खींच रहा था। तो फिर वो पायलट जैसे ही उस ट्रेन से नीचे उतरता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो फिर उसका वो शॉक हो जाता है, क्योंकि लगभग हजारों मुस्लिम लोगों की भीड़ उस ट्रेन के ऊपर अटैक कर रही थी। और ज्यादा भीड़ है ना S5 और S6 ये जो 2 बोगियां थी वहां पर इकट्ठा थी। उस बोगियों के ऊपर है ना बहुत ज्यादा हमला किया जा रहा था। और उन दोनों बोगियों के अंदर ज्यादातर है ना कार सेवक और राम भक्त थे, S5 और S6 नंबर की बोगी के अंदर। तो फिर देखते देखते है ना वो पायलट देखता है कि उन दोनों बोगियों के अंदर है ना भयानक आग लगा दी जाती है। वो ट्रेन है ना जब तक किसी को कुछ समझ में आता, लगभग आग इतनी लग चुकी थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, औरतें वहां पर चिल्ला रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी भयानक आग वहां पर लग चुकी थी। जैसे वहां पर है ना ये आग लग के खत्म हो जाती है, तब इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पता चलता है कि लगभग इस घटना के अंदर वहां पर जो कार सेवक और जो राम भक्त वहां पर जले लगभग 59 थे। 59 लोग वहां पर जले थे, उसमें से 10 बच्चे थे, 27 औरतें थी और लगभग 48 48 लोग है ना और वहां पर घायल थे। तो फिर ये घटना देखते देखते लगभग 2-3 घंटों के अंदर बहुत जगहों पर फैल जाती है। लगभग विश्व हिंदू परिषद को इसके बारे में पता चल जाता है। तो फिर विश्व हिंदू परिषद बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है। वो बोलती कि जानबूझकर हमारे कार सेवकों और राम भक्तों को है ना ऐसा टारगेट करके मारा जा रहा है। और इसका बहुत आक्रोश में आ जाती है। ये टीवी के ऊपर तब टेलीविजन के ऊपर लाइव चल भी रहा था, तब न्यूज चैनल इसे पूरी तरीके से लाइव दिखा भी रहे थे। तो फिर लगभग उसी दिन शाम आते आते है ना सबको पता चल चुका था गुजरात के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं। और लगभग है ना लोगों के अंदर गुस्सा इस कदर उबल रहा था, उनके अंदर लोग इतने ज्यादा आक्रोश में आ चुके थे कि कार सेवकों को मार दिया, हिंदू भक्तों राम भक्तों को मार दिया गया। लोग आग बबूला हो रहे थे, लोगों को है ना इससे उसी दिन रात को है ना हिंसा शुरू हो जाती है। उसी दिन रात से गुजरात के अंदर गोधरा के दंगे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब तक है ना जो इस रेलवे को आग लगा के निकल गया था हिंदू और इन कार सेवकों को जलाकर निकल गए थे ना, ये 2000 के करीब वाले जो मुस्लिम लोग थे, ये जो भीड़ थी वो अभी तक खुलेआम घूम रही थी। उन्हें है ना अब तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मतलब यहाँ पर एक सिंपल सी ऐसी बात हुई थी, जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, मान के चलिए अगर आपके साथ बाहर जाकर है ना कोई झगड़ा करता है, तो फिर बाहर आपके साथ जो झगड़ा करता है आप उसे ही मारोगे ना जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, उसी के साथ आप झगड़ा करोगे ना, या फिर आप घर आके आपके पड़ोसियों के साथ मारोगे। यहाँ पर सेम ऐसी चीजें हुई थी। घटना हुई थी गोधरा के अंदर और मारा जा रहा था वहां से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर तक। लेकिन जैसे कि आप देखिए मैंने इस गांव के बारे में बताया ना, इस ओड गांव के अंदर, उस गांव के अंदर एक 40 साल की अभी 40 साल हो चुके हैं उनको, उनका नाम है इद्रिस वोरा। उन्होंने कहा कि मेरे आंखों के सामने मेरे दादी को मार दिया, मेरे माँ को मार दिया। और उन्होंने कहा कि मारने वाले जो लोग थे वो मेरे ही पड़ोसी थे और मेरे स्कूल के अंदर जो पढ़ते थे मेरे साथ वही लोग थे। मतलब क्या है बोला जाए, उनका इस गोधरा की घटना से कोई लेना देना था भी नहीं। जब गुजरात के अंदर ये दंगे गोधरा के चल रहे थे 2002 के अंदर, तब 2002 के अंदर के कुछ ऑफिसर लोगों ने ऐसी बात कही, जैसे कि संजू भट्ट नाम के IPS ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि इस दंगों को भड़काने के लिए ना सरकार की भूमिका है, सरकार की वजह से ये दंगे और ज्यादा भड़के। ऊपर से उन्होंने ये कहा कि मैं एक मीटिंग के अंदर था और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उस मीटिंग के अंदर की जो हिंदू लोगों का गुस्सा निकल रहा है मुस्लिम लोगों के ऊपर, उसे निकलने दो, रोको मत।
मतलब है ना, उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी के ऊपर आरोप कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि है ना, हिटलर के साथ मोदी जी को कंपेयर किया गया मोदी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हिटलर के टाइम भी एक ऐसी घटना हुई थी। और हिटलर 27 फरवरी की जो वहां पर उनके जर्मनी के अंदर रैली की घटना हुई थी, उसी घटना के कारण सत्ता में आ गया था। तो फिर उस घटना के साथ मोदी जी का कंपैरिजन हुआ, और ऊपर से ये भी घटना 27 फरवरी को ही हुई थी। तो फिर ये आलोचना बहुत ज्यादा मोदी जी की, मोदी गवर्नमेंट की वहां पर हुई। फिर वहां पर लोगों ने ये तक कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा था, तब जैसी स्थिति बन गई थी, तब जैसे दंगे हो रहे थे, उसके जैसे सेम दंगे आज हो रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है, और ऐसे हम डरे हुए हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। और डर का माहौल पूरी तरीके से कायम था वहां पर। फिर बाद में जाके दंगे जब शांत हुए, तब दंगे शांत होने के बाद एक एक रिपोर्ट आने लगी। तब पहली रिपोर्ट आती है, पहली रिपोर्ट एपीएसएल की थी। एपीएसएल रिपोर्ट मतलब फॉरेंसिक स्टडी लैबोरेटरी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया, ये जो रेलवे के एक S6 बोगी के अंदर जो आग लगी, जहां पर कार सेवक और राम भक्त मरे, उस रेलवे के जो 72 नंबर की सीट थी ना, उस 72 नंबर के सीट के पास है ना, खड़े रहेगी किसी ने तो है ना, अंदर एक कंटेनर से फ्यूल डाला। जो भी पेट्रोल, जो कोई भी फ्यूल था आग लगाने वाला, वो फ्यूल डाला। और उस कंटेनर को डालने के लिए ना, उसे किसी ना किसी अंदर के व्यक्ति ने मदद की थी, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सी बात थी। ये जो ट्रेन थी वो काफी उस ट्रेन की जो खिड़कियां थी ना, वो काफी हाइट पर, ऊंचाई पर थी। तो फिर इतनी ऊंचाई पर जो खिड़कियां थी, 7 फीट की ऊंची खिड़की के पास है ना, ऐसा हाथ लेके जाना और ये कंटेनर ऐसे थ्रो करके नीचे है ना, पूरी तरीके से खाली कर देना, ये पॉसिबल था नहीं। इसके लिए अंदर के किसी व्यक्ति की मदद थी, मदद लगनी थी। तो फिर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था, बाद में एक कंक्लूजन निकाला गया कि जो अंदर से भी इनको मदद कर रहा था, और ये व्यक्ति वही था जो बाहर के जो मुस्लिम लोग थे, उन्हीं में से एक कोई ना कोई अंदर पहले से शामिल था, जो शायद पहले से वो किसी ना किसी रेलवे स्टेशन से उस बोगी के अंदर चढ़ा होगा, और बाद में उसने ये मदद की होगी, ऐसा लगता है। लेकिन इसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने तब नानावटी जो जस्टिस है, उनके साथ मिलकर एक कमीशन बैठाया। नानावटी कमीशन के अंदर रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट लिखा गया था कि 1044 लोग मरे, इसमें से 790 मतलब 790 लोग मुस्लिम के मरे, 254 जो है वो टोटल मतलब 250 के करीब लोग जो है ना आसपास हिंदू के मरे, और 220 लोग जो है ना वो लगभग लापता है। टोटल 2500 लोग अभी भी बुरी तरीके से घायल है। और लगभग उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग जो पुलिस फायरिंग कर रही थी उसके अंदर, जो उपद्रवी है, जो हिंसा भड़का रहे थे, तो फिर उस फायरिंग के अंदर पुलिस ने जो फायरिंग की उसके अंदर लगभग 24 लोग मुस्लिम के मरे, और लगभग 13 लोग हिंदू के भी मरे। तो फिर ऐसी रिपोर्ट निकल कर आती है, और कुछ लोगों का है ना वहां पर गिरफ्तार भी किया जाता है जो दंगे भड़का रहे थे। लेकिन एक ऐसी भी बहुत सारी रिपोर्ट आई ना, उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया था कि जो आंकड़ा नानावटी कमीशन के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 1000 के आसपास लोग मरे इस हिंसा के अंदर, वो उतना सच आंकड़ा नहीं है। कहा जा रहा था कि लगभग इससे कई गुना, लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मारे गए। बाद में और इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन ऐसी कुछ चीजें सामने नहीं आई, जैसे कि इस रेलवे को जलाने के लिए जो कोई भी मास्टरमाइंड है वो कौन था, ये कभी पता ही नहीं चला 2002 की रिपोर्ट के अनुसार। फिर 2004 के अंदर वहां, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो गिर जाती है, और लगभग है ना तब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना पूरी तरीके से मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, वो वो बस मोदी गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से किसी ना किसी तरीके से है ना ब्लेम डालना चाहती थी, और किसी ना किसी तरीके से साबित करना चाहती थी कि इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट है। तो फिर ये अपनी जांच चालू कर दी थी। वो भी एक कमीशन बिठाते हैं, जिसका कि नाम उमेश चंद्र बैनर्जी था। वो जस्टिस उमेश चंद्र बैनर्जी जो जस्टिस थे, उनको साथ में लेके कमीशन बैठाया गया था। तो फिर ये जो रिपोर्ट जब सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट इसे खुद बोलता है कि क्या बनाया आपने, मतलब ये असंवैधानिक रिपोर्ट है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने एक तरफा रिपोर्ट बनाई थी, मतलब पूरी तरीके से है ना मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डालने के लिए। लेकिन यहां पर उन्होंने भी है ना रेलवे के अंदर जो किसी ने आग लगाई थी, जो उसके पीछे का मास्टरमाइंड है, इसको ढूंढा नहीं। मतलब दोनों ने ढूंढा नहीं, ना बीजेपी गवर्नमेंट ने, ना इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो फिर 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना पड़ता है, और सच में सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ना बहुत सारी चीजें का खुलासा हुआ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जब एसआईटी क्रिएट करता है, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसकी वजह से पता चला कि इस रेलवे को जलाने के लिए मास्टरमाइंड प्लान जिसने बनाया था, जिसने लगभग 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा की और रेलवे के अंदर जाके आग लगाई, हिंदू लोगों को मारा, राम भक्तों को, कार सेवकों को जलाकर मार डाला, बच्चों को मार डाला जलाकर। ये जो सारा खेल रचने वाला व्यक्ति था, उसके पीछे था एक व्यक्ति, इसका मास्टरमाइंड, उसका नाम है मौलवी सैयद उमर जी। इस व्यक्ति ने ये सारी पूरी प्लानिंग की, और ये प्लानिंग करके पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया इस प्लान को, और एग्जीक्यूट करके पूरी तरीके से उसने प्लान को अंजाम देकर इतने लोगों को मारा, और ये हिंसा उसी की वजह से भड़की। और
एसआईटी ने और भी ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया। एसआईटी ने इसके लिए है ना जो नानावटी कमीशन की रिपोर्ट थी बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम के अंदर बनाई गई, उसका भी सहारा लिया और भी बहुत ज्यादा है ना उन्होंने आरोपी को पकड़ा। और इनफैक्ट है ना एसआईटी ने इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन किया। जो संजीव भट्ट ने कहा था कि उनके एक मीटिंग के अंदर मोदी जी ने कहा था कि जो गुस्सा निकल रहा है हिंदू लोगों का उसे निकलने दिया जाए, तो फिर इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन किया एसआईटी ने। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है ना ऐसी कोई बात पता ही नहीं चली। जो संजू भट्ट ने तब कहा था ना ये झूठ था, ऐसा एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर पता चला, क्योंकि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं थी। तो फिर मोदी जी को है ना एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट मिल जाती है। और ऊपर से ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। इस एसआईटी की जो क्लीन चिट थी मोदी जी को दी गई, एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में इसको है ना और ज्यादा चुनौती दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर से इसे रिजेक्ट कर देता है, जो इसे चुनौती देता है कि मोदी जी के ऊपर ब्लेम डालने के लिए। लेकिन मोदी जी के जो कहते हैं ना मोदी जी को इसके अंदर जिम्मेदार थे, ऐसा कोई एसआईटी ने कहा नहीं। एसआईटी एक तरफ से 8 साल के बाद लगभग ये पता कर सकती है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। तो फिर एसआईटी ये भी पता कर सकती है ना मोदी जी इसके अंदर थे नहीं, क्योंकि ऊपर से जो ऊपर गवर्नमेंट बैठी थी दिल्ली के अंदर तब कांग्रेस की थी। तो फिर कांग्रेस पूरी तरीके से चाह रही थी कि मोदी जी इसके अंदर जिम्मेदार है या नहीं ये ढूंढा जाए। तो फिर मोदी जी इसके अंदर जिम्मेदार नहीं मिले, ऐसा एसआईटी की तरफ से हमें पता चलता है। एसआईटी ने बाद में ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा। हाँ, ये बात कंफर्म है कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता लोग थे इस घटना के अंदर, जो एसआईटी ने बाद में उन्हें ढूंढ के निकाला। जैसे कि एक बीजेपी की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को है ना इस घटना के अंदर का मास्टरमाइंड बोला जाता है। और माया कोडनानी के साथ बजरंग दल के जो बाबू बजरंगी है वो भी थे। इन दोनों को मास्टरमाइंड कहा जाता है नरोदा पार्टी के घटना के अंदर। और लगभग 46 लोगों को इसकी घटना के अंदर अरेस्ट किया जाता है, और प्लस दूसरी चार्जशीट के अंदर और 24 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। टोटल 70 लोगों को इस घटना के अंदर अरेस्ट किया गया है। फिर नरोदा गांव के अंदर जो घटना हुई उस घटना के अंदर लगभग 37 लोगों को अरेस्ट किया गया। और बाद में दिब्दा दरवाजा के अंदर जो घटना है वहां पर भी लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में जो इसके बाद घटना हुई ब्रिटिश लोगों को मार दिया गया, वहां पर 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। गुलबर्ग के अंदर जो घटना हुई वहां पर लगभग 46 लोगों को पहले अरेस्ट किया गया, जो फर्स्ट चार्जशीट है। बाद में सेकंड चार्जशीट के अंदर और 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सदरपुरा के अंदर जो करंट देकर मारा गया था मुस्लिम लोगों को, वहां पर 76 लोगों को 76 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनमें से लगभग 31 लोग 31 लोग है ना दोषी पाए गए और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। आड़ेगांव के अंदर भी सेम ऐसी चीज हुई। लगभग 51 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें से आधे लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, दोषी पाए गए, और लगभग आधे लोग वहां पर छूट गए। और जितने भी मैंने अरेस्ट के बताए ना लगभग है ना इसमें से आधे लोग छूट गए, आधे लोगों को दोषी मानकर उम्र कैद फांसी इनमें से किसी की ये सजा मिल जाती है। और जो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने है ना इस घटना के अंदर आग लगाई थी रेलवे के अंदर, ये जो घटना हुई थी वहां पर जिस लोगों ने आग लगाई थी लगभग इसके अंदर पहले चार्जशीट के अंदर 11 लोगों को और दूसरे चार्जशीट के अंदर लगभग 33 ऐसे कुछ लोगों को वहां पर गिरफ्तार करके उन्हें दोषी मानकर उन्हें लगभग उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन इसके अंदर जो मास्टरमाइंड मौलवी थे, मौलवी छूट जाते हैं। इनके खिलाफ और ज्यादा जो एविडेंस चाहिए थे इन्हें अरेस्ट करने के लिए वो नहीं मिलते, और इनके साथ और भी कुछ लोग है ना छूट जाते हैं जो कि आरोपी थे लेकिन छूट गए। तो फिर लगभग ये है ना 7 से 8 साल बाद ट्रायल चल रहा था कोर्ट के अंदर। तो फिर 7 से 8 साल के बाद क्या ही मिलेगा। ये जो गोधरा के अंदर रेलवे को आग लगाई गई थी ना साबरमती एक्सप्रेस को, जो राम भक्तों को कार सेवकों को जलाकर मार दिया गया था, इसके पीछे 2 थ्योरी बताई जाती है कि इस ट्रेन को आग क्यों लगाई गई थी। पहली थ्योरी ये है कि जो कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराई, तो फिर इस बाबरी मस्जिद को गिराने का जो बदला था ना वो शायद अब लिया गया था। मतलब जो ये ट्रेन फिर से यज्ञ के अंदर शामिल होने के लिए अयोध्या गई थी, कार सेवक गए थे उस ट्रेन के अंदर, तो फिर इस कार सेवकों को है ना बस इसलिए जलाकर मार दिया गया था क्योंकि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए। ये पहली थ्योरी वहां पर बताई गई। लेकिन दूसरी थ्योरी यहाँ पर यह बताई जाती है कि एक मुस्लिम चाय वाला स्टेशन के अंदर, जब ये रेलवे रुकती है साबरमती एक्सप्रेस गोधरा के स्टेशन के अंदर, तब एक मुस्लिम चाय वाला इन कार सेवकों के बीच जाता है चाय देने के लिए। तब इस मुस्लिम चाय वाले के साथ कार सेवकों का झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद है ना इस ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मुस्लिम जो चाय वाला था वो लगभग हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करता है, और लगभग ये बाद में आगजनी होती है। ये दो थ्योरियां वहां पर बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर है दूसरी थ्योरी मुझे गलत लगती है। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, आप इस बात को खुद समझ जाए कि देखिए ये जो ट्रेन एक साबरमती एक्सप्रेस वहां पर रुकी थी इस गोधरा के स्टेशन के अंदर लगभग 40 मिनट के लिए रुकी थी। तो फिर जब ये चाय वाला वहां पर इन कार सेवकों के बीच जाता है, चाय देता है, और जब इसके बीच है ना इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, कार सेवकों को और इस चाय वाले के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तब एक देखिए यहाँ पर लगभग 10 से 15-20 मिनट है ना निकल गए होंगे। तो फिर बचे हुए जो 20 मिनट है
20 मिनट के अंदर आप खुद बताइए, 20 मिनट के अंदर 2000 लोगों की, मुस्लिम लोगों की भीड़ वहां पर कैसे इकट्ठा हो सकती है। और तब के टाइम के अंदर है ना, किसी के पास ऐसे सेलफोन हर किसी के पास अवेलेबल थे भी नहीं। आज के टाइम के अंदर अगर हम एक मैसेज करते हैं या फिर एक फोन करते हैं ना, लगभग 100 लोग इकट्ठा भी हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये सेल फोन की वजह से हो सकता है, लेकिन तब के टाइम के अंदर है ना, मोबाइल फोन किसी के पास थे भी नहीं। 20 मिनट के अंदर 2000 लोग इकट्ठा होना एक चाय वाले की वजह से ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन मैंने इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, तब मुझे एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी पता चली। देखिए तब के टाइम के अंदर है ना, गुजरात के अंदर जब भी एक पुलिस वाले, बड़े पुलिस वाले, जैसे कि वो एडीजी थे, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उस पोस्ट के ऊपर थे, उनका नाम था महापात्रा, जे महापात्रा। उन्होंने कहा कि मैं उस घटना के बाद वहां पर गया था विजिट करने के लिए। उन्होंने बोला कि ये घटना देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारी चीजें वहां पर की गई थी और ये जो आगजनी लगाने के लिए वहां पर चीजें लाई गई थी, नहीं वो सारा प्री प्लान था। मतलब ये रेलवे आने से पहले ये सारी चीजें आग लगाने के लिए वहां पर लाके रखी गई थी। मतलब ये जो मुस्लिम लोगों की भीड़ है ना, वो पहले से तैयार थी। तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों किसी के मन में रामलला के प्रति इतना गुस्सा हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब लोगों को जलाना उनके लिए एक आम बात बन जाती है।